बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 22 देख रहे हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें जो फोर्सेस थी वो पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती थी। तो होता यूँ था कि जब पार्टिकल पे फोर्स एक्ट करती है ना, तो पार्टिकल ज़ाहिर है फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जब फोर्स किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट करती है ना, तो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो उसमें दो किस्म की, यानी एक तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, यानी ट्रांसलेशन हो सकती है। उसमें क्या होता है कि बॉडी के तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनमें एक जैसी डिस्प्लेसमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में। और दूसरा जो है रोटेशन हो सकती है। रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स जो है ना बॉडी के, उनमें डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, उनका इफेक्ट डिफरेंट होता है फोर्स का उन पार्टिकल्स पे। डिपेंड करता है कि वो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट हम रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं, वो उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है उस पॉइंट के हिसाब से। तो देखिए मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होती है कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, let F be a force acting on a rigid body and let A be any point on the line of action of the force F। ये रिजिड बॉडी है हमारी, ये जो इलिप्टिक है, फोर्स F जो है वो एक्ट कर रही है, और A जो है ये लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स F का, उस पे एक पॉइंट है A। If O is the reference point, यानी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी, then the moment of F about O is given by, इस पॉइंट O के अबाउट हम देखना चाह रहे हैं कि इस फोर्स का क्या इफेक्ट है, जो टर्निंग इफेक्ट है कि फोर्स की जो टेंडेंसी होती है ना किसी भी बॉडी को रोटेट करने की, उसी को मोमेंट कहते हैं। एक्चुअली स्टैटिक्स में हम इसको मोमेंट कहते हैं, और जब डायनेमिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, जब बॉडी एक्चुअली रोटेट कर रही होती है उस वक्त हम इसको टॉर्क कहते हैं। तो m इज इक्वल टू ओ ए क्रॉस एफ, ये फार्मूला है मोमेंट का। ओ ए क्या है, ओ ए से मुराद है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, वही रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अबाउट ओ, जिसको हमने आर भी लिखा हुआ है, तो इसको हम आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं या ओ ए क्रॉस एफ। उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपने फोर्स एफ के साथ। ये मोमेंट की डेफिनेशन है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये वेक्टर आर है और ये फोर्स एफ है, इनके दरमियान एंगल ये बनेगा थीटा। अब चूंकि वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ विच इज थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। देखें ये ट्रायंगल देखें ओ बी ए। अब यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है ना, तो इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा और एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो यानी ओ बी ओवर ओ ए, ये साइन थीटा होगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसको डी का, ये खास चीज़ है, अभी बताता हूँ। और यह हाइपोटेन्यूस की लेंथ जो है वो आर, तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। तो ये जो आर एफ साइन थीटा था इसको लिख लिया एफ इंटू आर साइन थीटा, वेयर आर साइन थीटा इज डी। सो मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, हमारा जो स्केलर मोमेंट है वो क्या आया, एफ डी। वेयर ओ बी, जिसको हमने डी कहा है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ कॉल्ड मोमेंट आर्म। कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये ओ से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको जिसको हमने डी से डिनोट किया, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। अब मोमेंट देखें, आर क्रॉस एफ दो क्वांटिटीज़ का वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो इसका मतलब है मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी। अब वेक्टर प्रोडक्ट में आपको बताया था कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है कि आर और एफ जो है, इन दोनों के जो प्लेन बनेगा ना, आर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन से परपेंडिकुलर, यानी दोनों आर और एफ से परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन। राइट हैंड रूल से निकाली है।
तो अब इस मूवमेंट के बारे में कुछ खास बातें एमसीक्यूज के हवाले से। मूवमेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस एंड नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज रोटेशंस, ये आप पहले से जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज जीरो। कि अगर आप मूवमेंट ऐसे पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करने की कोशिश करें जो कि फोर्स के ऊपर ही लाई करता है, तो ज़ाहिर है वो जीरो होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ओ यहाँ ना होता बल्कि यहाँ पे होता, तो फिर फार्मूला क्या बनता, ओ ए, ये वेक्टर बनता ओ ए, डायरेक्शन चेक करें, ओ ए क्रॉस एफ, एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ज़रा उनका मोमेंट जीरो होगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखें अगर पॉइंट इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर लाई करता है तो उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस तो जीरो होगा ना, तो डी जीरो हो जाएगा उस केस में, तो मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। एक्चुअली मूवमेंट ज़ीरो हो ना, तो इसका मतलब है या तो ये डी ज़ीरो होगा या फिर ये एफ ज़ीरो होगा, यानी आर ज़ीरो होगा या एफ ज़ीरो होगा, ये रिलेशन है ना, या ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, ये तीन केस है ना। तो आर ज़ीरो का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना ये पॉइंट से पास कर रही है, ये जो पॉइंट है ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई करता है, यही मेन बात यहाँ से निकलती है। दूसरा फोर्स ज़ीरो होना तो ट्रिवियल बात है। तीसरी बात जो है वो उसको हम कंसिडर नहीं करते कि आर और एफ पैरेलल एक्चुअली नहीं हो सकते, क्योंकि हम मूवमेंट चाह रहे हैं ना, तो अगर आप आर के अलॉन्ग ही फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो रोटेशन पैदा नहीं होगी, ज़ाहिर है। आपने अगर रेंच से नट को घुमा रहे हैं तो रेंच के साथ कोई एंगल में फोर्स लगाएंगे तो तभी वो घूमेगा ना, अगर आप रेंच के पैरेलली फोर्स लगाना शुरू कर देंगे तो वो तो घूमेगा तो नहीं नट। तीसरी बात, द वेक्टर मोमेंट m does not change if we choose any point other than a on the line of action of force f। हाँ ये अहम बात है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि फॉर एग्जांपल शो दैट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स is independent of the choice of the point taken, क्या करना चाहिए, along the line of action of force, कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें तो वही मोमेंट देगा अबाउट ओ। फॉर एग्जांपल टेक अ पॉइंट P डिफरेंट फ्रॉम A ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F, ये पॉइंट एक नया ले लिया P, तो मोमेंट तो था ओ ए क्रॉस एफ, इस फोर्स का एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, फोर्स एफ का मोमेंट निकाल रहे थे अबाउट ओ, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इस पर तो कोई कंडीशन भी नहीं लगाई थी हमने, जस्ट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक पॉइंट लिया था, एक और ले लेते हैं, पी ले लिया। तो ओ ए क्रॉस एफ, आप फिगर को देखें तो ओ ए को लिखा जा सकता है ओ पी प्लस पी ए, ये देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ऑफ रेडिएशन, तो ओ पी क्रॉस एफ प्लस पी ए क्रॉस एफ। अब ये जो पी ए क्रॉस एफ है इसको गौर करें, ये पी ए की डायरेक्शन और ये एफ की डायरेक्शन, ये तो दोनों पैरेलल है, ये जीरो हो जाएगा, तो ओ पी क्रॉस एफ, तो ओ पी क्रॉस एफ, अब ये क्या आ गया, ये देखें ये पी, यहाँ से मोमेंट निकला है हमारा ओ पी क्रॉस एफ विच इज सेम एज ओ ए क्रॉस एफ। आपको इन दोनों की लेंथ डिफरेंट नज़र आ रही होगी, लेकिन खाली लेंथ ना देखें कि साइन थीटा भी तो देखें ना, कि उसका एंगल कम था आर के साथ, इसका एंगल ज़्यादा है, तो वो जो जितना डी कम हुआ है, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम होगा, जितनी आर की लेंथ कम हुई है, या इस रिलेशन को देखें आर की लेंथ जितनी कम हुई होगी साइन थीटा उतना इंक्रीज हो गया, तो ये दोनों सेम है, देखें ये भी एम के इक्वल है, ये भी एम के इक्वल है। तो इस तरह से प्रूव किया जा सकता है कि पॉइंट आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो पॉइंट लिया ना उस पर डिपेंड नहीं करता मोमेंट। नेक्स्ट थ्योरम है वेरेगनन्स थ्योरम, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज अबाउट अ पॉइंट is equal to the sum of moments of the component forces about the same point। कह रहा है कि अगर कुछ फोर्सेस हैं ना जो बॉडी पे, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, सॉरी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो उस बॉडी पे एक पॉइंट ओ है फॉर एग्जांपल, उसके अबाउट अगर आप इन तमाम फोर्सेस का मोमेंट निकालना चाहते हैं ना, तो क्या करें, उनका जो रिजल्टेंट है ना उसका मोमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं, सॉरी, तो कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी कंपोनेंट फोर्सेस थी उनके मोमेंट्स को सम कर दें, प्लस कर दें अबाउट हो। तो प्रूफ देखें, लेट P1 P2 अप टू Pn बी ए सिस्टम ऑफ n कंकरेंट फोर्सेस, ये P2 है, एंड एक्टिंग एट अ पॉइंट A ऑफ द रिजिड बॉडी, ये पॉइंट A पे एक्ट कर रही है, ज़ाहिर कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक पॉइंट से पास करेंगे ऑफ रिजिड बॉडी, एंड लेट R बी देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट का नाम कैपिटल R रख दिया,
लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ओ। जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिहाज से ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना, यानी ओ ए, उसको हमने आर कह दिया। ये वेक्टर है आर, ये वाला ओ ए, दिस इज वेक्टर आर। तो देन ओ ए इज इक्वल टू आर, देन आर जो है ज़रा कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट उनका वेक्टर सम है। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद आर, क्योंकि हम मोमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, स्टेटमेंट में आप देखें तो ज़रा डेफिनेशन थी आर क्रॉस एफ। तो ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनका मोमेंट ले लिया आर के साथ, स्मॉल आर के साथ। तो राइट साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, आर क्रॉस पी वन, आर क्रॉस पी टू। ये पी टू है हर एक में, ये सेकंड वाला ना पी एन नहीं है यहाँ पे भी, प्लस आर क्रॉस पी एन। अब ये आर क्रॉस आर जो है ना, यानी ओ ए क्रॉस आर, दिस इज मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट आर अबाउट ओ, दिस वन। एम वन क्या है, आर क्रॉस पी वन, यानी ओ ए क्रॉस पी वन, अप टू ये इसी तरह एम टू अप टू एम एन, वेयर एम इज द मोमेंट ऑफ आर अबाउट ओ, एम आई इज द मोमेंट ऑफ फोर्स पी आई अबाउट ओ, वेयर आई रेंजेस फ्रॉम वन टू एन। हेंस द मोमेंट, ये हमने इस इक्वेशन में क्या साबित किया, ये वाला रिजल्टेंट का मोमेंट है और ये P1 का मोमेंट है अबाउट ओ, ये P2 का मोमेंट है अबाउट ओ, ये Pn का मोमेंट है अबाउट ओ। तो क्या प्रूव किया, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ n कंकरेंट फोर्सेस, दिस m इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। ये कंपोनेंट फोर्सेस के जो मोमेंट्स थे उनके सम के इक्वल है। तो क्रॉलरी यहाँ से क्या निकाली कि इफ m इज इक्वल टू 0, अगर मोमेंट 0 है तो रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट वाला मोमेंट था कि आप सिस्टम एक एक्ट कर रहा है, कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है बॉडी पे, और उनका जो मूवमेंट है वो 0 है। इससे क्या नतीजा निकलता है, आर क्रॉस आर इज इक्वल टू 0, एम की जो डेफिनेशन है, या ओ ए क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। अब इधर से दो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, ओ ए 0 हो सकता है या आर 0 हो सकता है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है ना पैरेलल होने वाली, वो मैंने आपको कहा था कि उसको हम इग्नोर करेंगे। ओ ए जो है अगर 0 हो तो इसका मतलब है ओ एंड ए कोइंसाइड, यानी ओ जो है, ओ और ए जो है वो एक ही पॉइंट है। और r इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि r क्या था, रिजल्टेंट था इन फोर्सेस का। तो मोमेंट 0 होने का क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं कि o और a या तो कोइंसाइड कर रहे होंगे या फिर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉब्लम है मोमेंट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 10। A system of forces acts on a plate in the form of an equilateral triangle of side 2a। ये एक प्लेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, हर साइड की लेंथ जो है वो 2a है। द मोमेंट्स, उस पर एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है। द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट 3 वर्टिसेस आर g1, g2 एंड g3 रिस्पेक्टिवली। ये जो 3 वर्टिसेस हैं a, b और c, इनके अबाउट जो मोमेंट्स हैं फोर्सेस के वो g1, g2 और g3 हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, कह रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो एक्चुअली बाज बुक्स में ये क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज दिस इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट्स, वरना तो आम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना, फोर्सेस की फॉर्म में, जैसे हम रिजॉल्व पार्ट्स के जरिए पहले करते रहे हैं। तो देखें, पहले तो हमारा शुरू में पुराना ही काम है, इंट्रोड्यूस करवाएं अपना सिस्टम के, लेट द फोर्सेस P1, P2, P3 एक्ट अलोंग द साइड्स AB, BC and CA respectively of an equilateral triangle ABC। ये P1 यहाँ एक्ट कर रही है, P2 यहाँ पे और P3 यहाँ पे एक्ट कर रही है, ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 2A, यानी हर साइड जो है उसकी लेंथ 2A। टेक AB अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। लेट R बी देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है इन फोर्सेस का, उसका नाम हमने कैपिटल R रख दिया। देन द रिजॉल्व पार्ट ऑफ R अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं, उसका नाम कैपिटल एक्स रखा है। P1 ये वाली फोर्स है P1, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बन रहा है, ये देखें cos 0, प्लस P2, P2 फोर्स ये है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि हर इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्रीज का होता है। वो फार्मूला आपको बताया था n-2 टाइम्स 180, उधर से आपको टोटल इंटरनल एंगल मिल जाता है, फिर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 आ जाएगा। रेगुलर फिगर है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये अंदर वाला एंगल 60 है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये 60 माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल बचेगा 180 माइनस 60 दिस, प्लस P3 कॉज ऑफ, अब P3 फोर्स ये है,
इसका एंगल कितना बनेगा 60 प्लस 180, तो 180 प्लस 60, तो cos 0 पे 1 होता है, cos 180 माइनस 60 यानी cos ऑफ 120 डिग्री, वो -1/2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और cos 180 प्लस 60 जो है वो -1/2 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो इनको ना सिंप्लीफाई करके अच्छी फॉर्म में लिख दिया। फिर रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलॉन्ग वाई एक्सिस भी इसी तरह से वही एंगल है, साइन साइन की वैल्यूज लिखी है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा कोप्लेनर फोर्सेस की फॉर्म के केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की, देखें दोनों के नीचे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2, और 2 का स्क्वायर है 4, तो होल डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया। और ऊपर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये फार्मूला अप्लाई किया। और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और उसके साथ ये √3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म के साथ। फिर इनको प्लस माइनस किया, ये देखें जैसे 4p1 स्क्वायर है, इस तरह से ये p स्क्वायर p2 स्क्वायर और 3p2 स्क्वायर 4p स्क्वायर, इस तरह से हर एक टर्म के साथ 4 आ जाएगा, उस 4 को कॉमन लेके नीचे वाले 4 से कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा आम रिजल्टेंट आ गया जो हम पहले भी निकालते रहे हैं, इसके बहुत से प्रॉब्लम्स हमने किए थे रिजॉल्व पार्ट्स वाले, थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स एक्चुअली अप्लाई किए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी, ये डी पॉइंट कैसा है, ये एक्चुअली अल्टीट्यूड है, यानी पॉइंट ए से हमने साइड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये क्यों ड्रा किया है, क्योंकि हमें मोमेंट्स लेने हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है ये ए बी हाइपोटेन्यूज है, और 60 के सामने ये परपेंडिकुलर ले लें तो साइन 60 आएगा ए डी ओवर ए बी। ये जो ए डी है ये वही जो हमने आर्टिकल में जिसको डी कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाँ डी ओवर ए बी, ये वाला ए बी। तो साइन 60 पे √3/2 होता है, डी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ए बी की वैल्यू जो है हर साइड उसने कहा था कि 2a लेंथ की है, तो 2a पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो डी की वैल्यू आ गई √3a। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट। अब देखें फोर्स P1 जो है ना इस पॉइंट से पास कर रही है, लिहाजा उसका मोमेंट 0 होगा, यानी इसका डिस्टेंस ए से 0 होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए देखें 0। P3 भी इसी तरह से ए से पास करिए, उसका मोमेंट भी 0 होगा, ये देखें। हाँ P2 का मोमेंट निकलेगा नॉन 0, ये P2 फोर्स का मैग्नीट्यूड और साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू डी, ये था ना, ये फोर्स F और ये D, और D की वैल्यू इसीलिए हमने ये अभी निकाल ली थी। या अगर आपको यूँ नहीं करना तो आप पहले मोमेंट ले लें, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और फिर D की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, विच इज़ √3a। तो G1 की वैल्यू आई √3a P2, तो P2 एक्चुअली हमारा रिजल्टेंट निकला हुआ है, लेकिन P की फॉर्म में है ना, हमें G की फॉर्म में चाहिए, तो P को इन टर्म्स ऑफ G लिखते हैं, P2 इज इक्वल टू G1 ओवर √3a, यूँ आ गया। सिमिलरली B के अबाउट लेते हैं मोमेंट, तो अब देखें फोर्स P1 और फोर्स P2 ये इस पॉइंट से पास कर रही हैं, इनके मोमेंट्स 0 होंगे, ये देखें, और ये जो P3 है ना इसका नॉन जीरो मोमेंट होगा। अब ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप A का ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, B का ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, या C का डिस्टेंस निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑपोजिट साइड से, वो तीनों सेम होंगे। √3a उसकी लेंथ आई थी D की, तो P3 टाइम्स वही D विच इज़ √3a, तो P3 की वैल्यू आ जाएगी G2 ओवर √3a। जब C के अबाउट मोमेंट लेंगे तो P2 और P3 इसमें से पास कर रहे हैं, P1 का मोमेंट बचेगा ये वाला, तो यहाँ से P1 जो आएगा G3 ओवर √3 आएगा। अब P1, P2 और P3 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, ये पुट कर दें, तो इनके स्क्वायर लेंगे तो G3 ओवर 3a स्क्वायर, ये भी नीचे 3a स्क्वायर आएगा, G2 के नीचे भी G2 स्क्वायर के नीचे भी 3a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर भी 3a स्क्वायर, यहाँ पे भी 3a स्क्वायर, यहाँ पे भी 3a स्क्वायर, तो सबका डिनोमिनेटर जो है कॉमन है वो 3a स्क्वायर आ गया, और ऊपर जस्ट टर्म्स को ऐड कर दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट था। तो ये था आज का लेक्चर।